2 खुली किताब। मैं नर्म बर्फ के ढेर के सहारे पीछे की ओर झुक गया, जिससे सूखी बर्फ मेरे वजन के इर्द गिर्द अपना आकार बदल रही थी। मेरी त्वचा मेरे आसपास की हवा के हिसाब से ठंडी हो गई थी, और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े मेरी त्वचा के नीचे मखमल की तरह महसूस हो रहे थे। मेरे ऊपर आसमान साफ था, सितारों से चमक रहा था, कुछ जगहों पर नीला चमक रहा था, कुछ जगहों पर पीला। सितारों ने खाली ब्रह्मांड की काली पृष्ठभूमि के खिलाफ राजसी, घुमावदार आकृतियां बनाईं, जो एक अद्भुत दृश्य था। बेहद खूबसूरत, या यूं कहें कि यह शानदार होना चाहिए था। अगर मैं वास्तव में इसे देख पाता तो ये शानदार होता। ये और बेहतर नहीं हो रहा था। 6 दिन बीत चुके थे। 6 दिन मैं यहाँ खाली देनाली जंगल में छिपा रहा, लेकिन मैं आज़ादी के उतने ही करीब था जितना उस पल से जब मैंने पहली बार उसकी खुशबू को पकड़ा था। जब मैंने रत्न जड़ित आकाश को देखा, तो ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों और उसकी खूबसूरती के बीच कोई अवरोध था। अवरोध एक चेहरा था, बस एक साधारण सा इंसानी चेहरा, लेकिन मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। मैंने आने वाले विचारों को सुना, उसके बाद उनके साथ आने वाले कदमों की आवाज़ सुनी। हलचल की आवाज़ सिर्फ पाउडर के खिलाफ एक हल्की फुसफुसाहट थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि तान्या मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। मुझे पता था कि वह पिछले कुछ दिनों से इस बातचीत के बारे में सोच रही थी, और जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वह क्या कहना चाहती है, तब तक वह इसे टालती रही। वह लगभग 60 गज की दूरी पर दिखाई दी, एक काली चट्टान के सिरे पर छलांग लगाते हुए और अपने नंगे पैरों के एड़ियों पर संतुलन बनाते हुए। तान्या की त्वचा तारों की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी, और उसके लंबे सुनहरे बाल हल्के गुलाबी रंग के थे, स्ट्रॉबेरी रंग के साथ। जब उसने मुझे देखा, तो उसकी अंबर आंखें चमक उठी, जो आधी बर्फ में दबी हुई थी, और उसके भरे हुए होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। बहुत सुंदर, काश मैं उसे सचमुच देख पाता। मैंने आह भरी। उसने मानवीय आंखों के लिए कपड़े नहीं पहने थे, उसने केवल एक पतली सूती अंगिया और एक जोड़ी शॉर्ट्स पहनी थी। पत्थर के एक शिखर पर झुककर उसने अपनी उंगलियों से चट्टान को छुआ, और उसका शरीर कुंडलित हो गया। तोप का गोला, उसने सोचा। वह हवा में उछली। जैसे ही वह सितारों और मेरे बीच शान से घूमी, उसका आकार एक काली, टेढ़ी मेढ़ी छाया बन गया। जैसे ही वह मेरे बगल में बर्फ के ढेर से टकराई, उसने खुद को एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया। मेरे चारों ओर बर्फ का तूफान आया। तारे काले हो गए और मैं पंखदार बर्फ के क्रिस्टल में दब गया। मैंने फिर से आह भरी, बर्फ में सांस ली, लेकिन खुद को बाहर निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ा। बर्फ के नीचे का कालापन न तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था और न ही दृश्य को बेहतर बना रहा था। मैंने अभी भी वही चेहरा देखा, एडवर्ड। तभी तान्या ने मुझे तेजी से बाहर निकाला और बर्फ फिर से उड़ने लगी। उसने मेरी त्वचा से पाउडर झाड़ दिया, लेकिन मेरी नज़रों से नज़र नहीं मिलाई। माफ़ करें, वह धीरे से बोली। यह एक मजाक था, मुझे पता है। यह मज़ेदार था। उसका मुंह नीचे की ओर मुड़ गया। इरीना और केट ने कहा कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे आश्वस्त किया। इसके विपरीत, मैं ही हूँ जो अशिष्ट, घृणित रूप से अशिष्ट। मुझे बहुत खेद है। तुम घर जा रहे हो, है ना? उसने सोचा। मैंने अभी तक इस पर पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया है। लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। अब उसका ख्याल उदास हो गया था। नहीं, ऐसा लगता है कि इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। उसके होंठ बाहर निकल आए। यह मेरी गलती है ना? बिल्कुल नहीं। उसने निश्चित रूप से कुछ भी आसान नहीं किया था, लेकिन वह चेहरा जो मुझे परेशान कर रहा था, वह एकमात्र वास्तविक बाधा थी। सज्जन व्यक्ति मत बनो। मैं मुस्कुराया। मैं आपको असहज कर देती हूँ, उसने आरोप लगाया। नहीं, उसने एक भौं उठाई। उसका चेहरा इतना अविश्वासपूर्ण था कि मुझे हंसना पड़ा। एक हल्की सी हंसी, फिर एक और आह। ठीक है, मैंने स्वीकार किया। थोड़ा सा। उसने भी आह भरी और अपनी थोड़ी को अपने हाथों में रख लिया। तुम सितारों से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो, तान्या। बेशक, तुम पहले से ही इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो।
मेरी जिद की वजह से अपने आत्मविश्वास को कम मत होने देना। मैं इस बात की असंभवता पर हंस पड़ा। मुझे अस्वीकार किए जाने की आदत नहीं है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका निचला होंठ आकर्षक ढंग से बाहर निकल आया। निश्चित रूप से नहीं, मैंने सहमति व्यक्त की। उसके विचारों को रोकने की थोड़ी सी भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह अपनी हजारों सफल विजयों की यादों को क्षण भर के लिए छान रही थी। ज्यादातर तान्या को मानव पुरुष पसंद थे, क्योंकि वे एक बात के लिए ज्यादा आबादी वाले थे, साथ ही नर्म और गर्म होने का अतिरिक्त लाभ भी था। और हमेशा उत्सुक, निश्चित रूप से। सक्कुबस, मैंने चिढ़ाते हुए कहा, ताकि उसके दिमाग में घूम रही छवियों को बाधित कर सकूं। वह मुस्कुराए और दांत दिखाते हुए बोली, असली कार्लिसले के विपरीत, तान्या और उसकी बहनों ने धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा को पहचाना। अंत में, यह मानव पुरुषों के लिए उनका प्यार था जिसने उन्हें नरसंहार के खिलाफ कर दिया। अब वे पुरुष जिन्हें वे प्यार करती थीं, जीवित थे। जब तुम यहाँ आए, तान्या ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि मुझे पता था कि वह क्या सोच रही होगी, और मुझे अंदाजा था कि वह भी ऐसा ही सोचेगी। लेकिन उस समय मैं विश्लेषणात्मक सोच के मामले में पूरी तरह सक्षम नहीं था। तुमने सोचा कि मैंने अपना मन बदल लिया है। हाँ, वह भड़क उठी। मुझे तुम्हारी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने पर बहुत बुरा लग रहा है, तान्या। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं सोच भी नहीं रहा था। बात बस इतनी है कि मैं बहुत जल्दी में चला गया। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बताएंगे कि क्यों। मैं उठकर बैठ गया और अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ ली। मेरे कंधे सख्त हो गए। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कृपया मेरी हिचकिचाहट को माफ करें। वो फिर से चुप हो गई, अभी भी अटकलें लगा रही थी। मैंने उसे अनदेखा किया, सितारों की सराहना करने की व्यर्थ कोशिश की। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने हार मान ली और उसके विचार एक नई दिशा में चल पड़े। एडवर्ड, अगर तुम चले गए तो तुम कहाँ जाओगे? वापस कार्लिसले? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने फुसफुसाकर कहा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पूरी धरती पर एक भी ऐसी जगह के बारे में नहीं सोच सकता था जो मेरी रुचि रखती हो। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं देखना या करना चाहता था। क्योंकि मैं चाहे जहाँ भी जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं केवल भागूंगी। मुझे उससे नफरत थी। मैं इतना कायक अब बन गया। तान्या ने अपनी पतली बांह मेरे कंधों पर रख दी। मैं अकड़ गया, लेकिन उसके स्पर्श से नहीं हिला। उसका मतलब सिर्फ दोस्ताना तसल्ली देना था। ज्यादातर, मुझे लगता है कि तुम वापस चले जाओगे, उसने कहा। उसकी आवाज में उसके लंबे समय से खोए हुए रूसी लहजे की झलक थी। चाहे वह कुछ भी हो, या वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है, तुम उसका सामना सीधे सीधे करोगे। तुम उसी तरह के हो। उसके विचार उसके शब्दों की तरह ही निश्चित थे। मैंने खुद के बारे में जो नजरिया देखा था, उसे अपनाने की कोशिश की। जो हर चीज का डटकर सामना करता है। खुद के बारे में फिर से उस तरह सोचना सुखद था। मैंने कभी भी अपनी हिम्मत, मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता पर संदेह नहीं किया था। कुछ समय पहले हाई स्कूल की बायोलॉजी क्लास में उस भयानक घंटे से पहले, मैंने उसके गाल को चूमा, और जब उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो मैं तेजी से पीछे हट गया। मेरी इस जल्दबाजी पर वह दुखी होकर मुस्कुराई। धन्यवाद, तान्या, मुझे ये सुनना था। उसके विचार चिड़चिड़ाहट में बदल गए। मुझे लगता है, तुम्हारा स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि तुम चीज़ों के बारे में ज्यादा समझदारी से काम लो, एडवर्ड। मुझे खेद है, तान्या। तुम जानती हो कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हो। मैं अभी तक वह नहीं पा सका हूँ जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, अगर तुम मुझसे दोबारा मिलने से पहले चले जाओ। अलविदा, एडवर्ड। अलविदा, तान्या। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मैं इसे देख सकती थी। मैं खुद को जाते हुए देख सकती थी। उस जगह पर वापस जाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होना, जहां मैं जाना चाहती थी। एक बार फिर, धन्यवाद। वो एक ही झटके में अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर भाग गई, इतनी तेजी से बर्फ पर आगे बढ़ी कि उसके पैरों को बर्फ में धंसने का समय ही नहीं मिला। उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मेरे अस्वीकार ने उसे पहले से कहीं ज्यादा परेशान कर दिया, यहाँ तक कि अपने विचारों में भी। मेरे जाने से पहले वह मुझे फिर से नहीं देखना चाहती थी। मेरा मुंह नीचे की ओर मुड़ गया। मुझे तान्या को चोट पहुंचाना पसंद नहीं था, हालांकि उसकी भावनाएं गहरी नहीं थीं, शायद ही शुद्ध थीं, और किसी भी मामले में ऐसी नहीं थी कि मैं बदले में कुछ दे सकूं। इससे मुझे अभी भी एक सज्जन व्यक्ति से कम महसूस हुआ। मैंने अपनी थोड़ी घुटनों पर रखी और फिर से तारों को देखने लगा, हालांकि मैं अचानक अपने रास्ते पर जाने के लिए उत्सुक था। मुझे पता था कि एलिस मुझे घर आते हुए देख लेगी, कि वह दूसरों को बताएगी। इससे वे खुश होंगे, कार्लिस्ले और एस्मे खास तौर पर। लेकिन मैंने एक और पल के लिए सितारों को देखा, अपने दिमाग में चेहरे से परे देखने की कोशिश की। मेरे और आसमान में चमकती रोशनी के बीच हैरान चॉकलेटी भूरी आंखों की एक जोड़ी मेरे इरादों पर हैरान थी, मानो पूछ रही हो कि इस फैसले का उसके लिए क्या मतलब होगा। बेशक मैं निश्चित नहीं था कि वास्तव में उसकी जिज्ञासु आंखें यही जानकारी चाहती थीं। अपनी कल्पना में भी मैं उसके विचारों को नहीं सुन पा रहा था। बेला स्वान की आंखें सवाल करती रहीं और सितारों का एक अबाधित दृश्य मुझे लगातार चकराता रहा। एक भारी आह के साथ मैंने हार मान ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर मैं भागता तो मैं 1 घंटे से भी कम समय में कार्लिस्ले की कार तक वापस पहुंच जाता। अपने परिवार से मिलने की जल्दी में और एडवर्ड बनने की चाहत में, जिसने हर परिस्थिति का सामना किया, मैं तारों से जगमगाते बर्फ के मैदान में दौड़ता हुआ गया, बिना पैरों के निशान छोड़े। सब ठीक हो जाएगा, एलिस ने सांस ली। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं, और जैस्पर ने एक हाथ उसकी कोहनी के नीचे रखा हुआ था, उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हुए हम एक करीबी समूह में खस्ताहाल कैफेटेरिया में चले गए। रोज़ली और एम्मेट ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। एम्मेट शत्रुतापूर्ण क्षेत्र के बीच में एक अंगरक्षक की तरह हास्यास्पद रूप से दिख रहा था। रोज़ भी सतर्क दिख रही थी, लेकिन सुरक्षात्मक से कहीं ज्यादा चिड़ी हुई। बेशक ऐसा ही है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। उनका व्यवहार हास्यास्पद था। अगर मुझे यकीन न होता कि मैं इस पल को संभाल सकता हूँ, तो मैं घर पर ही रहता। हमारी सामान्य, यहाँ तक कि चंचल सुबह से अचानक बदलाव के कारण रात में बर्फबारी हुई थी, और एम्मेट और जैस्पर मेरे ध्यान भटकने का फायदा उठाकर मुझ पर स्लिश बॉल की बौछार करने से पीछे नहीं हटे। जब वे मेरी प्रतिक्रिया की कमी से ऊब गए, तो उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यह अति सतर्कता हास्यास्पद होती यदि यह इतनी परेशान करने वाली न होती। वह अभी तक यहाँ नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वह आएगी, अगर हम अपने नियमित स्थान पर बैठे तो वह हवा की दिशा में नहीं आएगी। बेशक हम अपनी नियमित जगह पर बैठेंगे। बस करो एलिस, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब जैस्पर ने उसे सीट पर बैठाया तो उसने एक बार पलकें झपकाईं, और अंततः उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गईं। उसने आश्चर्य से कहा। मुझे लगता है कि तुम सही हो। बेशक मैं हूँ, मैंने बुदबुदाया। मुझे उनकी चिंता का केंद्र बनना पसंद नहीं था। मुझे अचानक उनके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। जैस्पर को वह सारी बातें याद आ रही थीं जब हम उसके ऊपर सुरक्षात्मक तरीके से मंडराते थे। उसने मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए नज़र डाली और मुस्कुरा दिया। परेशान करने वाली बात है न? मैंने उसकी ओर घूर कर देखा। क्या ये सिर्फ पिछले हफ्ते की बात है जब ये लंबा, नीरस कमरा मुझे इतना नीरस लगा था? यहाँ रहना मुझे लगभग नींद जैसा, कोमा जैसा लग रहा था। आज मेरी नसें पियानो के तारों की तरह कसी हुई थीं, जो हल्के से दबाव पर गाने के लिए तनावग्रस्त थीं। मेरी इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। मैंने हर आवाज़, हर दृश्य, हवा की हर हरकत जो मेरी त्वचा को छूती थी, हर विचार को स्कैन किया। खास तौर पर विचारों को। केवल एक ही इंद्रिय थी जिसे मैंने बंद रखा, इस्तेमाल करने से मना कर दिया। बेशक गंध। मैंने सांस नहीं ली। मैं कलन के बारे में और अधिक सुनने की उम्मीद कर रहा था, जो विचार मैंने छानबीन किए थे। मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा। बेला स्वान ने जिस किसी नए परिचित से बात की होगी, उसे खोजता रहा, ये देखने की कोशिश करता रहा कि नई गपशप किस दिशा में जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
किसी ने भी कैफेटेरिया में 5 पिशाचों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया, ठीक वैसे ही जैसे लड़की के आने से पहले था। यहाँ मौजूद कई इंसान अभी भी उसके बारे में सोच रहे थे, अभी भी पिछले हफ्ते के ही विचार सोच रहे थे। ये बेहद उबाऊ लगने के बजाय अब मैं मोहित हो गया था। क्या उसने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसने मेरी काली, जानलेवा नज़र को न देखा हो। मैंने उसे इस पर प्रतिक्रिया करते देखा था। निश्चित रूप से मैंने उसे आघात पहुंचाया होगा। मुझे यकीन था कि उसने किसी से इस बारे में बात की होगी, शायद कहानी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ाकर भी बताया होगा। मुझे कुछ खतरनाक पंक्तियां सुनाईं और फिर उसने मुझे हमारी साझा जीव विज्ञान कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी सुना था। मेरे हाव भाव को देखकर उसे आश्चर्य हुआ होगा कि क्या वह इसका कारण थी। एक सामान्य लड़की चारों ओर पूछती, अपने अनुभव की तुलना दूसरों से करती, सामान्य आधार की तलाश करती जो मेरे व्यवहार को समझा सके ताकि उसे अलग थलग महसूस न हो। मनुष्य हमेशा सामान्य महसूस करने, फिट होने के लिए बेताब रहते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए भेड़ों के एक बिना विशेषता वाले झुंड की तरह। असुरक्षित किशोरावस्था के वर्षों के दौरान ये ज़रूरत विशेष रूप से प्रबल थी। ये लड़की उस नियम का अपवाद नहीं होगी, लेकिन किसी ने भी हम पर ध्यान नहीं दिया। हम यहाँ अपनी सामान्य टेबल पर बैठे थे। बेला को असाधारण रूप से शर्मीली होना चाहिए अगर उसने किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई होगी। शायद उसने अपने पिता से बात की होगी, शायद वह सबसे मजबूत रिश्ता था। हालांकि यह असंभव लग रहा था, ये देखते हुए कि उसने उनके साथ बहुत कम समय बिताया था। वह अपनी माँ के ज़्यादा करीब होगी। फिर भी मुझे जल्द ही चीफ स्वान के पास से गुजरना होगा और सुनना होगा कि वह क्या सोच रहे थे। कुछ नया? जेस्पर ने पूछा। मैंने ध्यान केंद्रित किया, विचारों के झुंड को फिर से अपने दिमाग पर हावी होने दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो अलग से खड़ा हो, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा था। मेरी पिछली चिंताओं के बावजूद ऐसा नहीं लगा कि मेरी क्षमताओं में कुछ भी गड़बड़ है। चुप रहने वाली लड़की को छोड़कर मैंने अपनी चिंताओं को कार्लिस्ले के साथ वापस आने पर साझा किया था, लेकिन उसने हमेशा केवल अभ्यास के साथ प्रतिभाओं के मजबूत होने के बारे में सुना था। वे कभी भी क्षीण नहीं हुए। जेस्पर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा होगा। इस खबर को सुनकर सभी की भौहें तन गईं। शायद तुम उतने डरावने नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो, एम्मेट ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि मैं उसे इससे भी बेहतर तरीके से डरा सकता था। मैंने उसकी ओर आंखें घुमाईं। आश्चर्य है कि क्यों? लड़की की अनोखी चुप्पी के बारे में मेरे खुलासे पर वह फिर से हैरान हो गया। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे नहीं पता। वो अंदर आ रही है, एलिस ने फिर बड़बड़ाया। मेरा शरीर जम गया। इंसान की तरह दिखने की कोशिश करो। मानव, आप कहते हैं? एम्मेट ने पूछा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई, अपनी उंगलियों को घुमाते हुए अपनी हथेली में सहेजे गए बर्फ के गोले को दिखाया। ये वहां पिघला नहीं था, उसने इसे बर्फ के एक ढेले में दबा दिया था। उसकी नज़र जेस्पर पर थी, लेकिन मैंने उसके विचारों की दिशा देखी। निश्चित रूप से एलिस ने भी ऐसा ही किया। जब उसने अचानक बर्फ का टुकड़ा उसकी ओर फेंका, तो उसने अपनी उंगलियों को आराम से हिलाते हुए उसे दूर फेंक दिया। बर्फ कैफेटेरिया की लंबाई में उछली, इतनी तेजी से कि वो मानवीय आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी, और ईंट की दीवार से टकराकर एक तेज दरार के साथ बिखर गई। ईंट भी टूट गई। कमरे के उस कोने में बैठे सभी लोगों ने फर्श पर पड़े टूटे हुए बर्फ के ढेर को घूरना शुरू कर दिया और फिर अपराधी को खोजने के लिए घूमे। उन्होंने कुछ टेबल दूर से ही देखा। किसी ने भी हमारी तरफ नहीं देखा। बहुत मानवीय, एम्मेट, रोज़ली ने तीखी आवाज में कहा। तुम दीवार में घूंसा क्यों नहीं मारते? अगर आप ऐसा करें तो यह और भी प्रभावशाली लगेगा। बहुत खूबसूरत। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उन पर ध्यान देने की कोशिश की। हालांकि मैं उनकी मजाक मस्ती का हिस्सा था, मैंने खुद को उस लाइन की ओर देखने की इजाज़त नहीं दी जहां मुझे पता था कि वह खड़ी थी। लेकिन मैं सिर्फ यही सुन रहा था।
मैं जेसिका की नई लड़की के प्रति अधीरता सुन सकता था, जो चलती लाइन में स्थिर खड़ी थी और विचलित लग रही थी। मैंने देखा, जेसिका के विचारों में बेला स्वान के गाल एक बार फिर खून से चमकीले गुलाबी रंग में रंग गए थे। मैंने कुछ छोटी, उथली सांसें ली और अपने आसपास की हवा में उसकी खुशबू का जरा सा भी एहसास होने पर सांस रोकने के लिए तैयार हो गया। माइक न्यूटन 2 लड़कियों के साथ था। मैंने उसकी दोनों आवाज़ें सुनी, मानसिक और मौखिक, जब उसने जेसिका से पूछा कि स्वान लड़की के साथ क्या गलत था। यह अप्रिय था कि जिस तरह से उसके विचार उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। पहले से ही स्थापित कल्पनाओं की झिलमिलाहट उसके दिमाग को धुंधला कर रही थी, जबकि वह उसे चौंकते हुए और अपनी कल्पना से ऊपर देखते हुए देख रहा था, जैसे कि वह भूल गई थी कि वह वहाँ था। कुछ नहीं, मैंने बेला को उस शांत, स्पष्ट आवाज में कहते सुना। ऐसा लगा कि कैफेटेरिया में हो रही बकबक के बीच घंटी बजने जैसी आवाज आई, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं आज सिर्फ सोडा लूंगी, उसने आगे कहा और साथ चलने लगी। रेखा, मैं उसकी तरफ एक नज़र झपकाने से खुद को नहीं रोक पाया। वो फर्श को घूर रही थी, उसके चेहरे से खून धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने जल्दी से नज़रें हटा ली, एमिट की तरफ, जो मेरे चेहरे पर अब दर्द भरी मुस्कान देखकर हंस रहा था। तुम बीमार लग रहे हो, मेरे भाई। मैंने अपने चेहरे की विशेषताओं को पुनः व्यवस्थित किया ताकि अभिव्यक्ति सहज और सहज लगे। जेसिका लड़की की भूख की कमी के बारे में जोर से सोच रही थी। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? दरअसल मुझे थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट थी। माइक न्यूटन के विचारों से अचानक जो सुरक्षात्मक चिंता उत्पन्न हुई, वो मुझे क्यों परेशान कर रही थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनमें अधिकार जताने की भावना थी? अगर माइक न्यूटन उसके लिए अनावश्यक रूप से चिंतित महसूस करता है तो यह मेरा काम नहीं था। शायद हर कोई उसके प्रति इसी तरह प्रतिक्रिया करता था। क्या मैं भी सहज रूप से उसकी रक्षा नहीं करना चाहता था? इससे पहले कि मैं उसे मारना चाहता, यानी। लेकिन क्या लड़की बीमार थी? यह अंदाजा लगाना कठिन था कि वह अपनी पारदर्शी त्वचा के साथ इतनी नाजुक लग रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उस मूर्ख लड़के की तरह चिंता कर रहा था, और मैंने खुद को उसके स्वास्थ्य के बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया। फिर भी मुझे माइक के विचारों के माध्यम से उसकी निगरानी करना पसंद नहीं था। मैंने जेसिका की ओर रुख किया, ध्यान से देखा कि वे तीनों किस टेबल पर बैठना चाहते हैं। सौभाग्य से वे जेसिका के सामान्य साथियों के साथ कमरे में सबसे पहले वाली टेबल पर बैठे। हवा के विपरीत दिशा में नहीं, जैसा कि एलिस ने वादा किया था। एलिस ने मुझे कोहनी मारी। वह जल्द ही देखने वाली है। इंसान की तरह व्यवहार करो। मैंने मुस्कुराहट के पीछे अपने दांत भींच लिए। शांत हो जाओ, एडवर्ड, एमिट ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो तुम एक इंसान को मार डालो। ये दुनिया का अंत नहीं है। तुम्हें पता होगा, मैंने धीरे से कहा। एमिट हंसे। आपको चीज़ों से उबरना सीखना होगा, जैसे मैं करता हूँ। अनंत काल अपराध बोध में डूबे रहने का एक लंबा समय है। तभी एलिस ने बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा, जो वह छिपाकर लाई थी, एमिट के चेहरे पर फेंक दिया। वह आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाने लगा और फिर उत्सुकता में मुस्कुराने लगा। तुमने ही कहा था, उसने कहा और मेज पर झुककर अपने बर्फ से सने बालों को उसकी ओर हिलाया। गर्म कमरे में पिघलती बर्फ उसके बालों से आधी तरल और आधी बर्फ की मोटी बौछार के रूप में बाहर निकली। उई, रोज ने शिकायत की, जब वो और एलिस बाढ़ से बचकर भाग रहे थे। एलिस हंस पड़ी और हम सब भी हंसने लगे। मैं एलिस के दिमाग में देख सकता था कि उसने इस बेहतरीन पल को कैसे रचा था, और मैं जानता था कि वह लड़की मुझे उसके बारे में इस तरह से सोचना बंद कर देना चाहिए, जैसे कि वह दुनिया की एकमात्र लड़की हो। बेला हमें हंसते और खेलते हुए देख रही होगी, नॉर्मन रॉकवेल की पेंटिंग की तरह खुश और मानवीय और अवास्तविक रूप से आदर्श दिख रही होगी। एलिस हंसती रही और अपनी ट्रे को ढाल की तरह ऊपर उठाए रही। लड़की बेला अभी भी हमें घूर रही होगी। कलन परिवार को फिर से घूरते हुए किसी ने सोचा और मेरा ध्यान खींचा। मैंने
स्वतः ही अनजाने में आई उस पुकार की ओर देखा और आवाज को आसानी से पहचान लिया, क्योंकि मेरी आंखें अपनी मंजिल पर पहुंच गई थीं। मैं आज उसे बहुत सुन रहा था, लेकिन मेरी नज़र जेसिका से हटकर उस लड़की की पैनी नज़र पर टिक गई। वह जल्दी से नीचे देखने लगी और फिर से अपने घने बालों के पीछे छिप गई। वह क्या सोच रही थी? समय बीतने के साथ साथ निराशा और भी तीव्र होती जा रही थी, बजाय इसके कि वह कम हो जाए। मैंने अनिश्चित होने की कोशिश की, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था कि मैं अपने दिमाग से उसके आसपास की खामोशी को परख सकूं। मेरा अतिरिक्त सुनने की क्षमता हमेशा से ही मेरे पास स्वाभाविक रूप से आती थी, बिना पूछे। मुझे इसके लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन अब मैंने ध्यान केंद्रित किया और उसके चारों ओर जो भी कवच था उसे तोड़ने की कोशिश की। खामोशी के अलावा कुछ नहीं। आखिर उसमें ऐसा क्या है? जेसिका ने भी मेरी ही तरह चिढ़ते हुए सोचा। एडवर्ड कुलेन तुम्हें घूर रहा है, उसने हंस लड़की के कान में फुसफुसाते हुए कहा, और साथ ही एक हंसी भी। उसके स्वर में ईर्ष्यापूर्ण झुंझलाहट का कोई संकेत नहीं था। जेसिका दोस्ती का दिखावा करने में माहिर लग रही थी। मैं बहुत ध्यान से उस लड़की का जवाब सुन रहा था। वह नाराज तो नहीं लग रहा है न? उसने फुसफुसा कर कहा। तो उसने पिछले सप्ताह मेरी उग्र प्रतिक्रिया को नोटिस किया था। निश्चित रूप से उसने किया था। सवाल ने जेसिका को उलझन में डाल दिया। जब वह मेरे हाव भाव देख रही थी, तो मैंने उसके विचारों में अपना चेहरा देखा, लेकिन मैंने उसकी नज़रों से नज़र नहीं मिलाई। मैं अभी भी उस लड़की पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। इरादे पर ध्यान केंद्रित करने से कोई मदद नहीं मिली। नहीं, इसने उससे कहा, और मैं जानता था कि वह चाहती थी कि वह हाँ कह सके। ये बात उसे कितनी परेशान कर रही थी, मेरा उसे घूरना, हालांकि उसकी आवाज़ में इसका कोई निशान नहीं था। क्या उसे होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करता है, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, अपना सिर अपनी बांह पर टिकाते हुए, जैसे कि वह अचानक थक गई हो। मैंने उसकी हरकत को समझने की कोशिश की, लेकिन मैं केवल अनुमान ही लगा सकता था। शायद वह थक गई थी। कुलीन किसी को पसंद नहीं करते, जेस ने उसे आश्वस्त किया। ठीक है, वे किसी को इतना पसंद नहीं करते कि उसे पसंद करें। वे पहले ऐसा कभी नहीं करते थे। उसका विचार शिकायत की बड़बड़ाहट था। लेकिन वह अभी भी तुम्हें घूर रहा है। उसकी ओर देखना बंद करो, लड़की ने उत्सुकता से कहा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेसिका ने आदेश का पालन किया है, उसने अपना सिर अपनी बांह से ऊपर उठाया। जेसिका हंस पड़ी, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। लड़की ने पूरे घंटे अपनी मेज से नज़र नहीं हटाई। हालांकि मुझे लगा कि मैं निश्चित नहीं हो सकता कि यह जानबूझकर किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ देखना चाहती थी। उसका शरीर मेरी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता, उसकी ठुड्डी मुड़ने लगती और फिर वह खुद को संभालती, गहरी सांस लेती और जो भी बोल रहा होता उसे घूरती रहती। मैंने उस लड़की के बारे में अन्य विचारों को ज्यादातर समय अनदेखा किया, क्योंकि वे उस समय उसके बारे में नहीं थे। माइक न्यूटन स्कूल के बाद पार्किंग में स्नोबॉल लड़ाई की योजना बना रहा था। उसे यह एहसास नहीं था कि बर्फ पहले ही बारिश में बदल चुकी थी। छत पर नर्म गुच्छों का फड़फड़ाना एक बहुत बड़ी बात बन गई थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ जो आम है, क्या वह वाकई बदलाव नहीं सुन पाया? मुझे लगा कि यह आवाज़ बहुत तेज है। जब लंच का समय समाप्त हुआ, तो मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। लोग बाहर चले गए, और मैंने खुद को उसके कदमों की आवाज़ को बाकी लोगों से अलग करने की कोशिश करते हुए पाया, जैसे कि उनमें कुछ महत्वपूर्ण या असामान्य बात हो। कितनी बेवकूफ़ी थी। मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ने का कोई कदम नहीं उठाया। वे ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि मैं क्या करूँगा। क्या मैं कक्षा में जाऊँगा, उस लड़की के पास बैठूँगा, जहाँ मैं उसके खून की बेतुकी तेज खुशबू को सूंघ सकूं और हवा में उसकी धड़कन की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकूं? क्या मैं इसके लिए पर्याप्त मजबूत था, या क्या मैं एक दिन के लिए ही काफ़ी था? एक परिवार के रूप में हमने इस पल पर हर संभव कोण से चर्चा की थी। कार्लिसले ने जोखिम को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अपनी इच्छा को मुझ पर नहीं थोपेगा।
जेस्पर ने भी लगभग उतना ही अस्वीकार किया, लेकिन मानव जाति के लिए किसी चिंता के बजाय जोखिम के डर से। रोज़ली को केवल इस बात की चिंता थी कि ये उसके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। एलिस ने इतने अस्पष्ट, परस्पर विरोधी भविष्य देखे कि उसके दर्शन असामान्य रूप से बेकार थे। एस्मे ने सोचा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, और एम्मेट बस अपने अनुभवों के बारे में कहानियों की तुलना विशेष रूप से आकर्षक सुगंधों से करना चाहता था। उसने जेस्पर को अपनी यादों में खींच लिया, हालांकि जेस्पर का आत्मनियंत्रण का इतिहास इतना छोटा और इतना असमान था कि वह ये सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि उसे कभी भी समान संघर्ष का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर एम्मेट को ऐसी दो घटनाएं याद थीं। उनकी यादें उत्साहजनक नहीं थीं, लेकिन वह तब छोटा था, आत्मनियंत्रण में उतना कुशल नहीं था। निश्चित रूप से मैं उससे अधिक मजबूत था। मुझे लगता है कि यह ठीक है, एलिस ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारा मन पक्का है। मुझे लगता है कि तुम 1 घंटे तक काम कर लोगे। लेकिन एलिस अच्छी तरह जानती थी कि मन कितनी जल्दी बदल सकता है। क्यों जोर लगा रहे हो, एडवर्ड? जेस्पर ने पूछा। हालांकि वह ये सोचकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहता था कि अब मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं सुन सकता था कि वह ऐसा कर रहा था, बस थोड़ा सा। घर जाओ, धीरे धीरे करो, इसमें बड़ी बात क्या है? एम्मेट ने असहमति जताई। या तो वह उसे मारेगा या नहीं। किसी भी तरह से इसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। मैं अभी आगे नहीं बढ़ना चाहती, रोज़ली ने शिकायत की। मैं फिर से शुरू नहीं करना चाहती। हम हाई स्कूल से लगभग बाहर हो चुके हैं, एम्मेट। आखिरकार, मैं इस निर्णय पर बराबरी से उलझा हुआ था। मैं चाहता था, बुरी तरह चाहता था, कि मैं फिर से भागने के बजाय इसका सामना करूं। लेकिन मैं खुद को मजबूर नहीं करना चाहता था। बहुत दूर, या तो। पिछले हफ्ते जेस्पर के लिए इतने लंबे समय तक शिकार न करना एक गलती थी, क्या ये भी उतनी ही व्यर्थ की गलती थी? मैं अपने परिवार को उजाड़ना नहीं चाहता था। उनमें से कोई भी इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं देगा। लेकिन मैं अपनी बायोलॉजी की क्लास में जाना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका चेहरा फिर से देखना चाहता हूँ। यही बात मेरे लिए तय हुई। यही जिज्ञासा थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों महसूस किया। क्या मैंने खुद से वादा नहीं किया था कि मैं लड़की के मन की खामोशी को उसके प्रति बेवजह दिलचस्पी नहीं लेने दूंगा? और फिर भी, मैं यहाँ था, सबसे बेवजह दिलचस्पी। मैं जानना चाहता था कि वह क्या सोच रही थी। उसका दिमाग बंद था, लेकिन उसकी आंखें बहुत खुली थीं। शायद मैं उन्हें पढ़ सकता था। नहीं, रोज़, मुझे लगता है कि यह वाकई ठीक रहेगा, एलिस ने कहा। यह पक्का हो रहा है। मुझे 93% यकीन है कि अगर वह क्लास में जाता है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसने मेरी तरफ जिज्ञासा से देखा, ये सोचते हुए कि मेरे विचारों में ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे भविष्य के बारे में उसकी दृष्टि ज्यादा सुरक्षित हो गई है। क्या जिज्ञासा बेला स्वान को जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगी? एम्मेट सही था, लेकिन फिर भी क्यों न इसे खत्म कर दिया जाए, किसी भी तरह। मैं प्रलोभन का सीधे सामना करूंगा। क्लास में जाओ, मैंने आदेश दिया, टेबल से दूर हटते हुए। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे उनसे दूर चला गया। मैं एलिस की चिंता, जेस्पर की निंदा, एम्मेट की स्वीकृति और रोज़ली की चिड़चिड़ाहट को अपने पीछे पीछे सुन सकता था। मैंने कक्षा के दरवाजे पर एक आखिरी गहरी सांस ली और फिर उसे अपने फेफड़ों में रोककर छोटे, गर्म स्थान में प्रवेश किया। मुझे देर नहीं हुई थी। बैनर आज की प्रयोगशाला के लिए अभी भी तैयारी कर रहे थे। लड़की हमारी मेज पर बैठी थी, उसका चेहरा फिर से नीचे था, वह उस फोल्डर को घूर रही थी जिस पर वह डूडलिंग कर रही थी। मैंने पास आकर स्केच की जांच की, उसके दिमाग की इस तुच्छ रचना में भी दिलचस्पी थी, लेकिन ये अर्थहीन था। बस लूप के भीतर लूप की एक बेतरतीब स्क्रिबलिंग। शायद वह पैटर्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ और सोच रही थी। मैंने अपनी कुर्सी को अनावश्यक रूप से पीछे खींचा, जिससे वह लिनोलियम पर रगड़ने लगी। मनुष्य हमेशा तब अधिक सहज महसूस करते हैं जब शोर से किसी के आने की सूचना मिलती है। मुझे पता था कि उसने आवाज सुनी है, उसने ऊपर नहीं देखा,
लेकिन उसका हाथ उस डिज़ाइन में एक लूप से चूक गया जिसे वह बना रही थी, जिससे वह असंतुलित हो गया। उसने ऊपर क्यों नहीं देखा? शायद वह डर गई थी। मुझे इस बार उस पर कुछ अलग छाप छोड़ना होगा। उसे यह सोचने पर मजबूर करना होगा कि वह पहले भी ऐसी ही कल्पनाएं करती रही है। हेलो, मैंने उस शांत स्वर में कहा, जिसका प्रयोग मैं तब करती थी जब मैं लोगों को अधिक सहज बनाना चाहती थी, तथा अपने होठों से एक विनम्र मुस्कान बनाई, जिससे कोई दांत नहीं दिख रहा था। तभी उसने ऊपर देखा, उसकी चौड़ी भूरी आंखें चौंक गईं और खामोश सवालों से भरी हुई थीं। ये वही भाव था जो पिछले हफ्ते से मेरी दृष्टि में बाधा डाल रहा था। जैसे ही मैंने उन अजीब तरह से गहरे भूरे रंग की आंखों में देखा, रंग दूध या चॉकलेट जैसा था, लेकिन स्पष्टता मजबूत चाय की तरह अधिक थी। वहाँ गहराई और पारदर्शिता थी। उसकी पुतलियों के पास हरे और सुनहरे कारमेले के छोटे छोटे धब्बे थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी नफरत, वो नफरत जो मैंने कल्पना की थी कि यह लड़की किसी तरह से सिर्फ अस्तित्व में रहने के लिए योग्य है, वाष्पित हो गई थी। अब सांस नहीं ले रहा था, उसकी खुशबू नहीं चख रहा था। मुझे यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई इतना कमज़ोर व्यक्ति कभी भी नफरत का हकदार हो सकता है। उसके गाल लाल होने लगे और वह कुछ भी नहीं बोली। मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों पर टिकाए रखीं, सिर्फ उनके सवालों की गहराई पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी त्वचा के स्वादिष्ट रंग को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मेरे पास इतनी सांस थी कि मैं बिना सांस लिए कुछ देर और बोल सकता था। मेरा नाम एडवर्ड कुलेन है, मैंने कहा, हालांकि वह पहले से ही जानती थी। ये शुरू करने का विनम्र तरीका था। पिछले हफ्ते मुझे अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला। आप बेला स्वान होंगी। वो उलझन में लग रही थी। उसकी आंखों के बीच फिर से वही छोटी सी सिकुड़न थी। उसे जवाब देने में जितना समय लगना चाहिए था, उससे आधा सेकंड ज्यादा समय लगा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने पूछा और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। मैंने उसे सचमुच डरा दिया होगा और इससे मुझे दोषी महसूस हुआ। मैं धीरे से हंसा। यह एक ऐसी आवाज़ थी जो मुझे पता था कि इंसानों को अधिक सहज बनाती है। ओह, मुझे लगता है कि हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। निश्चित रूप से, उसे एहसास हुआ होगा कि वह इस नीरस जगह में ध्यान का केंद्र बन गई है। पूरा शहर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। उसने भौहें सिकोड़ी जैसे कि यह जानकारी अप्रिय हो। मुझे लगा, वह शर्मीली थी, इसलिए ध्यान आकर्षित करना उसके लिए बुरी बात होगी। अधिकांश मनुष्यों ने इसके विपरीत महसूस किया। हालांकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते थे, साथ ही वे अपने व्यक्तित्व के लिए सुर्खियों में रहना चाहते थे। एकरूपता नहीं, उसने कहा। मेरा मतलब था, तुमने मुझे बेला क्यों कहा? क्या आप इसाबेला को पसंद करते हैं? मैंने पूछा, उलझन में कि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सवाल किस ओर ले जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया। उसने पहले दिन कई बार अपनी पसंद स्पष्ट की थी। क्या सभी मनुष्य मानसिक संदर्भ के बिना इतने समझ से परे हैं? मुझे उस अतिरिक्त इंद्रिय पर कितना भरोसा करना चाहिए? क्या मैं इसके बिना पूरी तरह अंधा हो जाऊंगा? नहीं, मुझे बेला पसंद है, उसने अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुकाते हुए उत्तर दिया। अगर मैं सही से पढ़ रहा हूँ तो उसका चेहरा शर्मिंदगी और उलझन के बीच फंसा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है चाली मेरा मतलब है कि मेरे पिता मेरी पीठ पीछे मुझे इसाबेला कहकर बुलाते होंगे। यहाँ हर कोई मुझे इसी नाम से जानता है। उसकी त्वचा एक शेड गुलाबी हो गई। ओह, मैंने कहा और जल्दी से उसके चेहरे से नज़र हटा ली। मुझे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसके सवालों का क्या मतलब था। मुझसे गलती हो गई थी। अगर मैं पहले दिन बाकी सभी की बातें नहीं सुन रहा होता, तो मैं शुरू में उसे उसके पूरे नाम से संबोधित करता। उसने अंतर को नोटिस किया था। मुझे बेचैनी का एहसास हुआ। उसने बहुत जल्दी मेरी पर्ची पकड़ ली। ये काफी चतुराईपूर्ण था, विशेषकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो मेरी निकटता से भयभीत हो जाता था। लेकिन मेरे पास मेरे बारे में जो भी संदेह उसके दिमाग में बंद थे, उससे भी बड़ी समस्याएं थीं। मेरी सांस फूल गई थी। अगर मैं उससे दोबारा बात करने जा रहा होता तो मुझे सांस लेना, बोलने से बचना मुश्किल होगा। दुर्भाग्य से उसके लिए, इस टेबल को साझा करने से वह मेरी
प्रयोगशाला साथी बन गई और हमें आज साथ मिलकर काम करना होगा। प्रयोगशाला में काम करते समय उसे अनदेखा करना मेरे लिए अजीब और समझ से परे असभ्य लगेगा। इससे वो और अधिक संदिग्ध और अधिक भयभीत हो जाएगी। मैं अपनी सीट को हिलाए बिना जितना हो सके उससे दूर झुक गया, अपना सिर बाहर की ओर घुमाया। मैंने खुद को संभाला, अपनी मांसपेशियों को जगह पर लॉक किया और फिर एक बार हवा को अंदर खींचा, सिर्फ अपने मुंह से सांस ली। आह, ये बहुत दर्दनाक था, जैसे जलते हुए कोयले निगलना। उसकी गंध के बिना भी मैं उसे अपनी जीभ पर चख सकता था। ये लालसा उतनी ही प्रबल थी जितनी उस पहली बार जब मैंने पिछले सप्ताह उसकी खुशबू को महसूस किया था। मैंने दांत पीसकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की। शुरू हो जाओ, श्री बैनर ने आदेश दिया। मुझे उस लड़की की ओर मुड़कर, जो मेज की ओर देख रही थी, मुस्कुराने के लिए अपने 74 वर्षों के कठिन परिश्रम में अर्जित अपने आत्मसंयम का हर एक अंश लगाना पड़ा। महिलाएं पहले, पार्टनर, मैंने कहा। उसने मेरी अभिव्यक्ति को देखा और उसका चेहरा शून्य हो गया। क्या कुछ गड़बड़ थी? उसकी आंखों में मैंने अपनी सामान्य मानव अनुकूल विशेषताओं की प्रतिबिंब देखा। मुखौटा एकदम सही लग रहा था। क्या वह फिर से डर गई थी? उसने कुछ नहीं कहा। या फिर, अगर आप चाहें तो मैं शुरू कर सकता हूँ, मैंने धीरे से कहा। नहीं, उसने कहा और उसका चेहरा फिर से सफ़ेद से लाल हो गया। मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने मेज पर रखे उपकरणों को देखा, खराब माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स का बॉक्स, उसकी साफ त्वचा के नीचे बहते खून को देखने के बजाय। मैंने अपने दांतों से एक और तेज सांस ली और जब स्वाद ने मेरे गले के अंदर जलन पैदा की तो मैं सिहर उठा। प्रोफेज, उसने एक त्वरित जांच के बाद कहा। उसने स्लाइड को हटाना शुरू कर दिया, हालांकि उसने मुश्किल से ही इसकी जांच की थी। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं देखूं? सहज रूप से मूर्खतापूर्ण तरीके से, जैसे कि मैं भी उसकी तरह का ही था, मैंने उसका हाथ स्लाइड हटाने से रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। एक सेकंड के लिए उसकी त्वचा की गर्मी मेरी त्वचा में जलने लगी। यह एक बिजली के स्पंदन की तरह था। गर्मी मेरी उंगलियों से होते हुए मेरी बांह तक पहुंच गई। उसने अपना हाथ मेरे नीचे से खींच लिया। मुझे खेद है, मैंने बुदबुदाया। कहीं देखने की जरूरत महसूस करते हुए मैंने माइक्रोस्कोप पकड़ा और कुछ देर तक एपिस में देखा। वह सही थी, प्रोफेज, मैंने सहमति जताई। मैं अभी भी इतना बेचैन था कि उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। अपने दांत पीसते हुए और अपनी प्यास को अनदेखा करते हुए मैंने सरल असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, लेब शीट पर उचित लाइन पर शब्द लिखा और फिर पहली स्लाइड को बदलकर अगली स्लाइड कर दी। अब वो क्या सोच रही थी? जब मैंने उसका हाथ छुआ था तो उसे कैसा लगा होगा? मेरी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी और घिनौनी हो गई होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शांत थी। मैंने स्लाइड पर नजर डाली। इनफेज, मैंने खुद से कहा जब मैंने इसे दूसरी पंक्ति में लिखा। क्या मैं? उसने पूछा। मैंने ऊपर देखा, ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसका एक हाथ माइक्रोस्कोप की ओर आधा बढ़ा हुआ था। वह डरी हुई नहीं दिख रही थी। क्या उसे वाकई लगा कि मैंने उत्तर गलत दिया है? जब मैंने माइक्रोस्कोप उसकी ओर बढ़ाया तो उसके चेहरे पर आशा भरी अभिव्यक्ति देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह उत्सुकता से एपिस में घूरती रही, जो जल्दी ही फीकी पड़ गई। उसके मुंह के कोने नीचे मुड़ गए। स्लाइड 3। उसने माइक्रोस्कोप से नजरें नहीं हटाते हुए बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैंने अगली स्लाइड उसकी हथेली में डाल दी, इस बार अपनी त्वचा को उसकी त्वचा से दूर रखते हुए। उसके बगल में बैठना हीट लैंप के बगल में बैठने जैसा था। मैं खुद को उच्च तापमान पर थोड़ा गर्म महसूस कर सकता था। उसने स्लाइड को बहुत देर तक नहीं देखा। इंटरफेस, उसने बेपरवाही से कहा, शायद ऐसा कहने की थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रही थी और माइक्रोस्कोप को मेरी ओर बढ़ा दिया। उसने कागज को छुआ नहीं, बल्कि मेरे उत्तर लिखने का इंतजार किया। मैंने फिर से जांच की कि वह सही थी। हमने इस तरह से पढ़ाई पूरी की, एक बार में एक शब्द बोलते हुए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बिना। हम अकेले ही पढ़ाई पूरी कर रहे थे, कक्षा में बाकी लोगों को प्रयोगशाला में काम करने में परेशानी हो रही थी।
माइक न्यूटन को ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही थी। वह बेला और मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। काश वह जहां भी जाता वहीं रहता। माइक ने मुझे गंधक भरी नजरों से देखते हुए सोचा। दिलचस्प है। मुझे नहीं पता था कि लड़के के मन में मेरे लिए कोई खास दुर्भावना है। यह एक नई बात थी। लड़की के आने के बाद से ही ऐसा लग रहा था। और भी दिलचस्प बात यह है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि यह भावना आपसी थी। मैंने फिर से उस लड़की की ओर देखा और ये देखकर चकित रह गया कि वह अपनी साधारण भयरहित उपस्थिति के बावजूद मेरे जीवन में कितनी बड़ी तबाही और उथल-पुथल मचा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि माइक क्या कह रहा था। वह वास्तव में एक असामान्य तरीके से एक इंसान के लिए सुंदर थी। सुंदर होने से बेहतर उसका चेहरा अप्रत्याशित था, बिल्कुल सम्मित नहीं। उसकी पतली थोड़ी उसके चौड़े गालों के साथ संतुलन से बाहर थी। रंग में चरम उसकी गोरी त्वचा और काले बालों के बीच का अंतर, और फिर उसकी आंखें थीं जो उसके चेहरे के लिए बहुत बड़ी थीं, खामोश रहस्यों से भरी हुई आंखें जो अचानक मेरी ओर घूर रही थीं। मैं उसकी ओर घूर कर देखने लगा और उन रहस्यों में से एक का भी अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा। क्या तुम्हें संपर्क सूत्र मिले? उसने अचानक पूछा। कितना अजीब सवाल है, नहीं? अपनी दृष्टि सुधारने के विचार पर मैं लगभग मुस्कुरा पड़ा। ओह, वो बुदबुदाई। मुझे लगा कि तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। मुझे अचानक फिर से ठंडक महसूस हुई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि आज रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं था। मैंने कंधे उचका दिए, मेरे कंधे अकड़ गए और मैंने सीधे सामने की ओर देखा जहां शिक्षक अपना राउंड दे रहे थे। बेशक पिछली बार जब उसने मेरी आंखों में देखा था तब से मेरी आंखों में कुछ बदलाव आया था। आज की परीक्षा, आज के प्रलोभन के लिए खुद को तैयार करने के लिए मैंने पूरा सप्ताहांत शिकार में बिताया। जितना संभव हो सके अपनी प्यास को शांत किया, वास्तव में बहुत ज्यादा। मैंने जानवरों के खून पर खुद को लथपथ कर लिया था, लेकिन इससे उसके आसपास हवा में तैर रहे अपमानजनक स्वाद के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब मैंने उसे आखिरी बार घूरा था तो मेरी आंखें प्यास से काली हो गई थीं। अब मेरा शरीर खून से लथपथ था, मेरी आंखें एक गर्म सुनहरे हल्के एम्बर की तरह थीं। एक और गलती, अगर मुझे पता होता कि उसके सवाल का क्या मतलब है तो मैं उसे बस हाँ कह सकता था। मैं इस स्कूल में 2 साल से इंसानों के साथ बैठा था और वह पहली थी जिसने मेरी इतनी बारीकी से जांच की कि उसने मेरी आंखों के रंग में आए बदलाव को नोटिस किया। मेरे परिवार की खूबसूरती की प्रशंसा करते हुए जब हम उनकी ओर देखते थे तो वे जल्दी से नीचे देखने लगते थे। वे खुद को समझने से रोकने के लिए सहज प्रयास में हमारी उपस्थिति के विवरण को रोकते हुए दूर भागते थे। अज्ञानता मानव मन के लिए आनंद थी। आखिर ये लड़की ही क्यों बहुत कुछ देखती है। मिस्टर बैनर हमारी मेज के पास आए। मैंने कृतज्ञतापूर्वक उनके साथ लाई गई स्वच्छ हवा को अंदर लिया, इससे पहले कि वो उनकी खुशबू से मिल जाए। तो एडवर्ड, उन्होंने हमारे उत्तरों को देखते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि इसाबेला को माइक्रोस्कोप के साथ एक मौका मिलना चाहिए? बेला, मैंने सहजता से उसे सुधारा। वास्तव में उसने 5 में से 3 को पहचान लिया था। मिस्टर बैनर के विचार संदेहपूर्ण थे जब उन्होंने लड़की की ओर देखा। क्या आपने पहले भी ये प्रयोगशाला कार्य किया है? मैं तल्लीन होकर उसे देख रहा था। वह मुस्कुरा रही थी, थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। प्याज की जड़ के साथ नहीं। व्हाइटफिश ब्लास्टुला, श्री बैनर ने पूछा। हाँ, इससे उसे आश्चर्य हुआ। आज की प्रयोगशाला कुछ ऐसी थी जिसे उसने सीनियर क्लास कोर्स से लिया था। उसने लड़की की ओर सोच समझकर सिर हिलाया। क्या तुम फीनिक्स में एडवांस्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम में थी? हाँ, वो एक इंसान के लिए बहुत बुद्धिमान और उन्नत थी। इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, श्री बैनर ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि आप दोनों प्रयोगशाला में भागीदार हैं। वह मुड़ा और चला गया। उसने धीरे से कहा, ताकि दूसरे बच्चों को खुद से कुछ सीखने का मौका मिल सके। मुझे संदेह था कि लड़की यह सुन सकती है। उसने फिर से अपने फोल्डर पर लूप बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे में अब तक 2 बार फिसलन हुई है।
मेरी तरफ से यह बेहद खराब प्रदर्शन है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की मेरे बारे में क्या सोचती थी, उसे कितना डर था, उसे कितना संदेह था। मुझे पता था कि मुझे उस पर एक नई छाप छोड़ने के लिए बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत थी। कुछ ऐसा जिससे उसकी हमारी पिछली भयंकर मुठभेड़ की यादें शांत हो जाएं। बर्फबारी बहुत बुरी है न? मैंने कहा, उस छोटी सी बात को दोहराते हुए जिसे मैंने पहले ही एक दर्जन छात्रों से चर्चा करते सुना था। बातचीत का एक उबाऊ, सामान्य विषय। मौसम हमेशा सुरक्षित रहता है। उसने मेरी ओर संदेह भरी आंखों से देखा, जो मेरे सामान्य शब्दों पर एक असामान्य प्रतिक्रिया थी। वास्तव में नहीं। मैंने बातचीत को फिर से सामान्य रास्तों पर मोड़ने की कोशिश की। वो एक बहुत ही उज्ज्वल, गर्म जगह से थी। उसकी त्वचा किसी तरह से ये दर्शाती थी कि उसकी निष्पक्षता और ठंड के बावजूद उसे असहज होना चाहिए। मेरा बर्फीला स्पर्श निश्चित रूप से था। तुम्हें ठंड पसंद नहीं है, मैंने अनुमान लगाया। या फिर गीलापन, उसने सहमति जताई। फोक्स में रहना आपके लिए मुश्किल होगा। शायद आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं ये भी कहना चाहता था। शायद आपको वापस वहीं चले जाना चाहिए जहाँ आप हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं ऐसा चाहता हूँ। मुझे हमेशा उसके खून की खुशबू याद रहेगी। क्या कोई गारंटी थी कि मैं अंततः उसका पीछा नहीं करूँगा? इसके अलावा, अगर वह चली गई, तो उसका दिमाग हमेशा के लिए एक रहस्य, एक निरंतर, परेशान करने वाली पहेली बना रहेगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा और कुछ देर तक मुझे घूरती रही। पर उसके जवाब कभी भी वैसे नहीं थे जैसी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने मुझे और सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। फिर तुम यहाँ क्यों आए? मैंने पूछा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आरोप लगाने वाली थी, बातचीत के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं थी। सवाल असभ्य, ताक झांक वाला लग रहा था। ये जटिल है। उसने पलकें झपकाईं और उसे वहीं छोड़ दिया, और मैं उत्सुकता से लगभग फट गया उसी पल। यह मेरे गले में प्यास की तरह लगभग जल रहा था। वास्तव में, मैंने पाया कि सांस लेना थोड़ा आसान हो रहा था, पीड़ा परिचितता के माध्यम से थोड़ी अधिक सहनीय होती जा रही थी। मुझे लगता है कि मैं इसे जारी रख सकता हूँ, मैंने जोर देकर कहा। शायद सामान्य शिष्टाचार उसे मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर करेगा जब तक कि मैं उनसे पूछने के लिए पर्याप्त शिष्ट था। वह चुपचाप अपने हाथों को घूर रही थी। इससे मैं अधीर हो गया। मैं अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखना चाहता था और उसका सिर ऊपर की ओर झुकाना चाहता था ताकि मैं उसकी आंखों को पढ़ सकूं। लेकिन निश्चित रूप से मैं फिर कभी उसकी त्वचा को नहीं छू सकता था। उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में भावनाएं देख पाना राहत की बात थी। वह जल्दी जल्दी बोल रही थी, जल्दी जल्दी बोल रही थी। मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली है। ये काफी मानवीय था, इसे समझना आसान था। दुख उसके चेहरे पर तैर गया, जिससे उसकी भौहों के बीच छोटी सी सिकुड़न वापस आ गई। यह इतना जटिल नहीं लगता, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कोमल थी, बिना इस तरह से काम किए। उसकी निराशा ने मुझे अजीब तरह से असहाय बना दिया। काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसे अच्छा महसूस हो। एक अजीब आवेग। ऐसा कब हुआ? पिछले सितंबर में। उसने जोर से सांस छोड़ी, लेकिन नहीं भरी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। और आप उसे पसंद नहीं करते, मैंने उस छोटे से विराम के बाद अनुमान लगाया, अभी भी अधिक जानकारी के लिए मछली पकड़ रहा था। नहीं, फिर ठीक है, उसने मेरी धारणा को सही करते हुए कहा। अब उसके भरे हुए होठों के कोनों पर एक मुस्कान की झलक थी। शायद बहुत छोटी है, लेकिन काफी अच्छी है। यह उस परिदृश्य से मेल नहीं खाता था जो मैं अपने दिमाग में बना रहा था। तुम उनके साथ क्यों नहीं रहे? मेरी आवाज़ बहुत उत्सुक थी, ऐसा लग रहा था कि मैं जिज्ञासु हो रहा था। और मैं था भी, ये सच है। फिल बहुत यात्रा करता है। वह जीविका के लिए गेंद खेलता है। उसकी छोटी सी मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। इस करियर के चुनाव ने उसे खुश कर दिया। मैं भी मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर भाव नहीं चुने। मैं उसे सहज महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट,
ने मुझे बस इस रहस्य को जानने के लिए मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। क्या मैंने उसके बारे में सुना है? मैंने अपने दिमाग में पेशेवर गेंदबाजों की सूची देखी और सोचा कि फिल कौन सा है। शायद नहीं, वह अच्छा नहीं खेलता। एक और मुस्कान, पूरी तरह से माइनर लीग। वह बहुत घूमता है। मेरे दिमाग में चल रही योजनाएं तुरंत बदल गईं और मैंने 1 सेकंड से भी कम समय में संभावनाओं की एक सूची बना ली। उसी समय मैं नए परिदृश्य की कल्पना कर रहा था, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि वो उसके साथ यात्रा कर सके, मैंने कहा। अनुमान लगाने से उसे सवालों से ज्यादा जानकारी मिल रही थी। ये फिर से काम कर गया। उसकी थोड़ी बाहर निकल आई और उसका चेहरा अचानक जिद्दी हो गया। नहीं, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक नया कठोरपन था। मेरे अनुमान ने उसे परेशान कर दिया था, हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि कैसे। मैंने खुद को भेजा था। मैं उसके कहने का मतलब या उसकी नाराजगी के पीछे की वजह का अंदाजा नहीं लगा सका। मैं पूरी तरह से भ्रमित था। लड़की को समझना मुश्किल था। वह दूसरे इंसानों की तरह नहीं थी। शायद उसके विचारों की खामोशी और उसकी खुशबू ही उसके बारे में असामान्य बातें नहीं थीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने स्वीकार किया, लेकिन ये स्वीकार करने से घृणा करता हूँ। वह आह भरकर मेरी आंखों में इतनी देर तक देखती रही, जितनी देर तक कोई सामान्य मनुष्य खड़ा रह नहीं सकता। पहले तो वह मेरे साथ रही, लेकिन उसे उसकी याद आती थी, बेला ने धीरे से समझाया। हर शब्द के साथ उसका स्वर और भी उदास होता जा रहा था। इससे वह दुखी हो गई। इसलिए मैंने तय किया कि चाली के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का समय आ गया है। उसकी आंखों के बीच की छोटी सी सिलवट और गहरी हो गई। लेकिन अब तुम दुखी हो, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं अपनी परिकल्पनाएं जोर से बोलता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसके खंडन से कुछ सीख लूंगा। हालांकि ये बात उतनी गलत नहीं लगी। और उसने कहा, मानो यह कोई ऐसा पहलू ही नहीं था जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखता रहा, मुझे लगा कि आखिरकार मुझे उसकी आत्मा की पहली झलक मिल गई है। मैंने उस एक शब्द में देखा कि वो खुद को अपनी प्राथमिकताओं में रखती थी। ज्यादातर इंसानों से अलग, उसकी अपनी ज़रूरतें सूची में बहुत नीचे थीं। वह निस्वार्थ थी। जैसे ही मैंने ये देखा, इस शांत मन के भीतर छिपे व्यक्ति का रहस्य थोड़ा सा साफ होने लगा। यह उचित नहीं लगता, मैंने कहा। मैंने सहज दिखने की कोशिश करते हुए कंधे उचका दिए। वह हंसी, लेकिन उसकी आवाज में कोई मजा नहीं था। क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया, जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है? मैं उसकी बातों पर हंसना चाहता था, हालांकि मुझे भी कोई खास मजा नहीं आया। मैं जीवन की अन्यायपूर्णता के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। मुझे लगता है कि मैंने यह बात पहले भी कहीं सुनी है। वो फिर से उलझन में लग रही थी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें झपक कर दूर चली गईं और फिर मेरी तरफ लौट आईं। तो बस इतना ही, उसने मुझसे कहा। मैं इस बातचीत को खत्म होने देने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों के बीच बना छोटा सा वी, उसके दुख का अवशेष, मुझे परेशान कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने धीरे से कहा, अभी भी इस अगली परिकल्पना पर विचार कर रहा था। लेकिन मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तुम जितना किसी को दिखा रहे हो उससे कहीं ज्यादा पीड़ित हो। उसने एक चेहरा बनाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका मुंह टेढ़े मेरे चेहरे पर मुड़ गया, और उसने कक्षा के सामने की ओर देखा। जब मैंने सही अनुमान लगाया तो उसे यह पसंद नहीं आया। वह आम शहीद नहीं थी, वह अपने दर्द के लिए दर्शकों को नहीं चाहती थी। क्या मैं गलत हूँ? वह थोड़ा सा झेप गई, लेकिन अन्यथा ऐसा दिखावा करती रही कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने पूछा, अभी भी दूर देखती हुई। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने उससे अधिक स्वयं से कहा। उसकी समझदारी मुझसे बेहतर थी, वह चीज़ों के मूल तक पहुंच जाती थी जबकि मैं किनारों पर उलझा रहता था, सुरागों को आंख मूंदकर छानता रहता था। उसके मानवीय जीवन के विवरण मेरे लिए मायने नहीं रखते। मेरे लिए ये सोचना गलत था कि वह क्या सोचती है।
मेरे परिवार को संदेह से बचाने के अलावा मानवीय विचार महत्वपूर्ण नहीं थे। मैं किसी भी जोड़ी से कम सहज होने का आदी नहीं था। मैंने अपने पर भरोसा किया। अतिरिक्त सुनने की क्षमता बहुत अधिक होने के कारण मैं स्पष्टता उतना ग्रहणशील नहीं था जितना मैं स्वयं को मानता था। लड़की ने आह भरी और कक्षा के सामने की ओर गुस्से से देखा। उसके निराश चेहरे पर कुछ ऐसा था जो हास्यपूर्ण था। पूरी स्थिति, पूरी बातचीत हास्यपूर्ण थी। इस छोटी सी मानव लड़की से ज्यादा खतरा मुझसे कभी किसी को नहीं था। किसी भी क्षण में बातचीत में अपने हास्यास्पद तल्लीनता से विचलित होकर अपनी नाक से सांस अंदर खींच सकता था और खुद को रोकने से पहले उस पर हमला कर सकता था, और वह चिढ़ जाती थी क्योंकि मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? मैंने इस सब की मूर्खता पर मुस्कुराते हुए पूछा। उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा और फिर उसकी आंखें फंस गईं। मेरी नज़र? बिल्कुल नहीं, उसने मुझसे कहा। मैं खुद से ज्यादा नाराज हूँ। मेरा चेहरा इतना आसानी से पढ़ा जा सकता है कि मेरी माँ हमेशा मुझे अपनी खुली किताब कहती है। वह अप्रसन्न होकर भौहें सिकोड़ने लगी। मैं उसे आश्चर्य से देखता रहा। वह परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि मैं उसकी असलियत बहुत आसानी से समझ गया हूँ। कितना अजीब है। मैंने अपने पूरे जीवन में, या यूं कहें कि अस्तित्व में, कभी किसी को समझने के लिए इतना प्रयास नहीं किया था, क्योंकि जीवन शब्द सही शब्द नहीं था। मेरे पास वास्तव में कोई जीवन नहीं था। इसके विपरीत मैंने असहमति जताई, अजीब तरह से, सावधान महसूस करते हुए, जैसे कि यहाँ कोई छिपा हुआ खतरा था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। बहुत स्पष्ट खतरे से परे कुछ और भी। मैं अचानक चिंतित हो गया। पूर्वाभास मुझे चिंतित कर रहा था। मुझे आपको समझना बहुत मुश्किल लगता है, तो फिर आप अवश्य ही अच्छे पाठक होंगे, उसने अनुमान लगाया और अपना अनुमान लगाया, जो पुनः सही था। आमतौर पर, मैंने सहमति जताई। फिर मैंने उसकी ओर बड़ी मुस्कान के साथ देखा और अपने होठों को पीछे खींचकर उनके पीछे चमकते इस्पात जैसे मजबूत दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं। ऐसा करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं अचानक, अप्रत्याशित रूप से उस लड़की को किसी तरह की चेतावनी देने के लिए बेताब था। उसका शरीर पहले की तुलना में मेरे करीब था, हमारी बातचीत के दौरान अनजाने में हिल गया था। बाकी मानवता को डराने के लिए पर्याप्त सभी छोटे छोटे चिन्ह और संकेत उस पर काम नहीं कर रहे थे। वह डरकर मुझसे दूर क्यों नहीं भागी? निश्चित रूप से उसने खतरे को समझने के लिए मेरे अंधेरे पक्ष को पर्याप्त रूप से देखा था। मुझे ये देखने का मौका नहीं मिला कि मेरी चेतावनी का अपेक्षित प्रभाव हुआ या नहीं। मिस्टर बैनर, तभी क्लास का ध्यान आकर्षित हुआ और वह तुरंत मेरी तरफ से दूर हो गई। वह व्यवधान के कारण थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, इसलिए शायद वह अनजाने में ही समझ गई थी। मुझे आशा थी कि उसने ऐसा किया होगा। मैंने अपने अंदर बढ़ते आकर्षण को पहचाना, भले ही मैंने इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। मैं बेला स्वान को दिलचस्प नहीं पा सका, या यूं कहें कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं पहले से ही उससे बात करने के लिए एक और मौके के लिए उत्सुक था। मैं उसकी माँ के बारे में और जानना चाहता था, यहाँ आने से पहले उसका जीवन, उसके पिता के साथ उसका रिश्ता, सभी अर्थहीन विवरण जो उसके चरित्र को और अधिक स्पष्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ बिताया गया हर पल एक गलती थी, एक जोखिम जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे अपने घने बाल झटक दिए, ठीक उसी समय जब मैंने खुद को एक और सांस लेने की अनुमति दी। उसकी खुशबू की एक विशेष रूप से सघन लहर मेरे गले के पीछे से टकराई। ये ग्रेनेड की तरह पहले दिन की तरह था। जलन के दर्द से मेरा सिर चकरा रहा था। मुझे अपनी सीट पर खुद को बनाए रखने के लिए फिर से टेबल को पकड़ना पड़ा। इस बार मेरा थोड़ा ज्यादा नियंत्रण था। कम से कम मैंने कुछ नहीं तोड़ा। राक्षस मेरे अंदर गुर्राया, लेकिन उसे मेरे दर्द से कोई खुशी नहीं हुई। वह बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था। उस पल के लिए मैंने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया और उस लड़की से जितना हो सका उतना दूर हो गया। नहीं, मैं उसे आकर्षक नहीं पा सकता था। मैं उसे जितना अधिक दिलचस्प पाता, उतनी ही अधिक संभावना थी कि मैं उसे मार डालता। मैं आज पहले ही 2 छोटी मोटी गलतियां कर चुका था। क्या मैं तीसरी गलती करूंगा, जो छोटी मोटी
न हो। जैसे ही घंटी बजी, मैं कक्षा से भाग गया। शायद इस दौरान मैंने जो भी शिष्टाचार का भाव बनाया था, उसे नष्ट कर दिया। फिर से मैं बाहर की साफ, नम हवा को देखकर ऐसे चौंक गया, जैसे वह कोई उपचारात्मक इत्र हो। मैंने जल्दी से अपने और लड़की के बीच जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश की। एममेट हमारी स्पेनिश क्लास के दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने एक पल के लिए मेरे उग्र भाव को पढ़ लिया। वह चिंतित होकर सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। कोई नहीं मरा, मैंने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि यह कुछ है। जब मैंने एलिस को अंत में वहां से निकलते देखा तो मैंने सोचा। जब हम कक्षा में गए तो मुझे उसकी कुछ ही क्षण पहले की यादें ताज़ा हो गईं, जो उसकी आखिरी कक्षा के खुले दरवाजे से दिख रही थीं। एलिस चलती हुई विज्ञान भवन की ओर मैदान के पार तेजी से और भावशून्य चेहरे के साथ चला गया। मुझे उसकी याद आई कि वो उठकर उसके साथ चला जाए, और फिर उसके रुकने का फैसला। अगर एलिस को उसकी मदद की ज़रूरत होती तो वह पूछ लेती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और डर और घृणा से अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना करीब था। मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने नहीं देखा कि यह इतना बुरा था, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। कोई नहीं मरा, है न? ठीक है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। इस बार नहीं, शायद यह आसान हो जाएगा। जरूर, या शायद तुम उसे मार डालो। उसने कंधे उचका दिए। तुम गड़बड़ करने वाले पहले व्यक्ति नहीं होगे। कोई भी तुम्हें बहुत कठोर रूप से आंकेगा नहीं। कभी कभी किसी व्यक्ति की महक बहुत अच्छी होती है। मैं प्रभावित हूं कि तुम इतने लंबे समय तक टिके रहे। कोई मदद नहीं कर रहा, एम्मेट। मैं इस बात से नाराज था कि उसने यह विचार स्वीकार कर लिया था कि मैं उस लड़की को मार डालूंगा, कि यह किसी तरह अपरिहार्य था। क्या यह उसकी गलती थी कि वो इतनी अच्छी खुशबू दे रही थी? मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा कब हुआ था। उसने मुझे आधी सदी पहले शाम के समय एक देहाती गली में ले जाते हुए याद दिलाया, जहां एक अधेड़ उम्र की महिला सेब के पेड़ों के बीच लटकी एक रस्सी से अपनी सूखी चादरें नीचे खींच रही थी। मैंने इसे पहले भी देखा था, उसकी 2 मुठभेड़ों में से सबसे जोरदार, लेकिन अब ये स्मृति विशेष रूप से ज्वलंत लग रही थी, शायद इसलिए कि पिछले 1 घंटे की तपिश से मेरा गला अभी भी दर्द कर रहा था। एम्मेट को हवा में भारी मात्रा में लटके सिबों की गंध याद थी। फसल खत्म हो चुकी थी और खारिज किए गए फल जमीन पर बिखरे हुए थे। उनकी त्वचा में खरोंचें उनकी खुशबू को घने बादलों में फैला रही थीं। घास का एक ताज़ा कटा हुआ खेत उस गंध की पृष्ठभूमि, एक सामंजस्य था। वो गली में चला गया, महिला से बिल्कुल बेखबर, रोज़ली के लिए एक काम पर। आसमान ऊपर बैंगनी था, पश्चिम में पहाड़ों पर नारंगी। वह घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ता रहता और शाम को याद करने का कोई कारण नहीं होता, सिवाय इसके कि अचानक रात की हवा ने सफ़ेद चादरों को पाल की तरह उड़ा दिया और एम्मेट के चेहरे पर महिला की खुशबू फैला दी। आह, मैंने धीरे से कराहते हुए कहा, जैसे कि मेरी अपनी याद की प्यास ही काफ़ी नहीं थी। मुझे पता है। मैं आधा सेकंड भी नहीं टिक पाया। मैंने विरोध करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसकी स्मृति इतनी स्पष्ट हो गई कि मैं उसे सहन नहीं कर सका। मैं उछलकर खड़ा हो गया, मेरे दांत कस गए। क्या आप ठीक हैं, एडवर्ड? श्रीमती गॉफ ने मेरी अचानक हरकत से चौंकते हुए पूछा। मैं उनके मन में अपना चेहरा देख सकता था, और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। पेरदोनेम, मैंने बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। एम्मेट, क्या तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो? जब मैं कमरे से बाहर भाग रहा था तो उसने असहाय भाव से मेरी ओर इशारा करते हुए पूछा। जरूर, मैंने उसे कहते सुना। और फिर वह मेरे ठीक पीछे था। उद्धरण चिन्ह। वह मेरे पीछे पीछे इमारत के दूर वाले हिस्से तक आया, जहां उसने मुझे पकड़ लिया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने अनावश्यक बल लगाकर उसका हाथ दूर धकेल दिया। इससे मनुष्य के हाथ की हड्डियां और उससे जुड़ी भुजा की हड्डियां टूट जातीं। माफ करना, एडवर्ड, मुझे पता है। मैंने गहरी सांस ली और अपने सिर और फेफड़ों को साफ करने की कोशिश की। क्या यह इतना बुरा है? उसने पूछा, अपनी स्मृति में मौजूद गंध और स्वाद के बारे में न सोचने।
की कोशिश करते हुए, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। इससे भी बदतर, एम्मेट, इससे भी बदतर। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया। शायद, नहीं, अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो ये बेहतर नहीं होगा। वापस क्लास में जाओ, एम्मेट। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वह बिना कुछ बोले या सोचे समझे तेजी से चला गया। वह स्पेनिश टीचर से कहता था कि मैं बीमार हूँ, या छोड़ रहा हूँ, या खतरनाक रूप से बेकाबू पिशाच हूँ। क्या उसका बहाना वाकई मायने रखता था? शायद मैं वापस नहीं आ रहा था। शायद मुझे जाना ही था। मैं स्कूल खत्म होने का इंतजार करने के लिए अपनी कार में वापस आ गया। छुपने के लिए, फिर से, मुझे ये समय निर्णय लेने या अपने संकल्प को मजबूत करने में लगाना चाहिए था, लेकिन एक नशेड़ी की तरह, मैंने खुद को स्कूल की इमारतों से निकलने वाले विचारों की बकवास में खोजते हुए पाया। जानी पहचानी आवाज़ें अलग थीं, लेकिन मुझे अभी एलिस के सपने या रोज़ली की शिकायतें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जेसिका आसानी से मिल गई, लेकिन लड़की उसके साथ नहीं थी, इसलिए मैंने खोज जारी रखी। माइक न्यूटन के विचारों ने मेरा ध्यान खींचा, और मैंने आखिरकार उसे जिम में उसके साथ पाया। वह दुखी था क्योंकि मैंने आज उससे बायोलॉजी में बात की थी। जब उसने विषय उठाया तो वह उसके जवाब पर विचार कर रहा था। मैंने उसे कभी किसी से एक शब्द से ज्यादा कुछ कहते नहीं देखा। बेशक वह बेला से बात करने का फैसला करेगा। मुझे उसका तरीका पसंद नहीं है, उसकी तरफ देखता है, लेकिन वह उसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं लग रही थी। उसने मुझसे पहले क्या कहा था? आश्चर्य है कि पिछले सोमवार को उसके साथ क्या हुआ था। कुछ ऐसा ही। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे परवाह थी। यह कोई खास बातचीत नहीं हो सकती थी। वो इस बात से खुश था कि बेला को मेरे साथ अपनी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे मैं काफ़ी परेशान हो गया, इसलिए मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। मैंने हिंसक संगीत की एक सीडी लगाई और फिर उसे इतना तेज कर दिया कि वह दूसरी आवाज़ों को दबा न सके। मुझे संगीत पर बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ा ताकि मैं खुद को माइक न्यूटन के विचारों में वापस जाने से रोक सकूं और उस अनजान लड़की पर नज़र रख सकूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने कई बार धोखा दिया। जासूसी नहीं, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं बस तैयारी कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि वह जिम से कब निकलेगी, कब पार्किंग में आएगी। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे आश्चर्यचकित कर दे। जैसे ही छात्र जिम के दरवाजे से बाहर निकलने लगे, मैं अपनी कार से बाहर निकल आया। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। बारिश हल्की थी, मैंने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि यह धीरे धीरे मेरे बालों को भिगो रही थी। क्या मैं चाहता था कि वो मुझे यहाँ देखे? क्या मैं उम्मीद करता था कि वो मुझसे बात करने आएगी? मैं क्या कर रहा था? मैं नहीं हिला, हालांकि मैंने खुद को कार में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि मेरा व्यवहार निंदनीय था। मैंने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मुड़े रखा और बहुत ही धीमी सांस ली, क्योंकि मैंने उसे धीरे धीरे मेरी ओर आते देखा। उसका मुंह कोनों पर नीचे की ओर मुड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ बार उसने बादलों की तरफ एक तिरछी नज़र से देखा, जैसे कि उन्होंने उसे नाराज कर दिया हो। मुझे निराशा हुई जब वह मुझसे आगे निकलने से पहले ही अपनी कार तक पहुंच गई। क्या वह मुझसे बात करती? क्या मैं उससे बात करता? वह एक फीके लाल रंग के शेवरले ट्रक में बैठ गई, एक जंग लगा हुआ विशालकाय ट्रक जो उसके पिता से भी पुराना था। मैंने उसे ट्रक स्टार्ट करते देखा। पुराना इंजन किसी भी अन्य वाहन की तुलना में अधिक जोर से गर्जना कर रहा था और फिर उसने अपने हाथों को हीटिंग वेंट की ओर बढ़ाया। ठंड उसके लिए असुविधाजनक थी, उसे यह पसंद नहीं था। उसने अपनी उंगलियों को अपने घने बालों में कंघी की, गर्म हवा की धारा के माध्यम से बालों को खींचा जैसे कि वो उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कल्पना की कि उस ट्रक की कैब कैसी गंध देगी, और फिर जल्दी से उस विचार को निकाल दिया। उसने पीछे हटने की तैयारी करते हुए इधर उधर देखा और आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसने मुझे सिर्फ आधे सेकंड के लिए घूरा और मैं उसकी आंखों में सिर्फ आश्चर्य ही पढ़ पाया। फिर उसने उन्हें दूर किया और झटके से बाहर निकाला। ट्रक को रिवर्स में ले गया और फिर चीखते हुए रुक गया। ट्रक का पिछला हिस्सा निकोल केसी के कॉम्पैक्ट से बस कुछ इंच की दूरी से टकराने से बच गया।
वो अपने रियरव्यू मिरर में घूर रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, वह अपनी दुर्घटना से भयभीत थी। जब दूसरी कार उसके पास से निकल गई, तो उसने अपने सभी ब्लाइंड स्पॉट 2 बार चेक किए और फिर पार्किंग की जगह से इतनी सावधानी से बाहर निकली कि मुझे मुस्कुराना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगता था कि वह अपने जीर्ण शीर्ण ट्रक में खतरनाक है। बेला स्वान किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, चाहे वह कोई भी गाड़ी चला रही हो। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई, जबकि वह लड़की सीधे सामने देखती हुई मेरे पास से गुजरी।